ज्वाइन किया है मुमताज़ दफ़ाई तजीन कहा जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब, जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये कास्ट माइट बी बिट हायर, डिस्ट्रक्शन तो वो इजराइल की ईरान की जो भी करता, लेकिन साथ हजीमत उसको भी होनी थी और शायद वो अशर ना होता जो हो सकता था जो इजराइल का हुआ, इनविंसिबिलिटी का तसव्वुर टूट जाता। अब वो जाने से पहले कोशिश करता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है महदूद कर दे, एटमी प्रोग्राम महदूद कर दे। आप क्या समझते हैं? ये तो यही है कि आप ने अगर जंग नहीं की तो कहें भाई हम जंग नहीं करते, आप लिल्ला या खुदा या राय खुदा कुछ भी खुदकुशी फरमा लें। द काइंड ऑफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो अमेरिका ने क्रिएट कर दिया है, उसमें तो अपना एटमी प्रोग्राम, अपना मिसाइल प्रोग्राम उसको वाइंड अप करना या रोल बैक करना, डोंट यू थिंक इट्स काइंड ऑफ सुइसाइड जनाब चिश्ती साहब? जी बहुत शुक्रिया काज साहब आपका और मियाँ साहब आपने इनवाइट किया। देखिए बिल्कुल ठीक है, जब जज और ज्यूरी एक ही तरफ हो तो फिर इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज कोई भी मुल्क नहीं करता, चाहे वो कितना ही छोटा हो। और ये तो एक ईरान ऐसी तहजीब है, 3-4 साल पुरानी तारीख है, बड़ी प्राउड नेशन है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है उनके अंदर। अमेरिका की मेरा ख्याल है ये एलिमेंट जो है मिसकैलकुलेशन है कि वो इस तरह रजीम हटाई जा सकती है, मुजाहरे हो जाएं, अगर डिस्टर्बेंस हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी लाइफ ईरानियंस की बहुत चैलेंजिंग है सैंक्शंस की वजह से, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर सिर्फ नेगोशिएशन में या मुज़ाकरात में प्रेशर डालने में एक ही मुल्क है, कोई यूनिटी या कोई ग्रुप या कोई अलायंस नहीं है जो ये डिसाइड करे कि ईरान अबाइड बाय कर रहा है कवानीन को जो उन्होंने एग्री कर लिया। अगर वो कर ले तो अमेरिकन तो एक हफ्ते बाद भी कह सकते हैं कि, या 15 दिन बाद भी, या 2 महीने बाद, या 1 साल बाद कह सकते हैं कि ये तो उन्होंने बात नहीं मानी और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इनका चल रहा है और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी और कर रहे हैं, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। आप जून में चले जाएं 2025 में, जब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि हमने इसका प्रोग्राम रोल बैक कर दिया, हमने इसको पीछे धकेल दिया। तो क्या जरूरत पड़ गई कि 6 महीने बाद आप दोबारा आ गए और आप कहने लगे कि नहीं हमें याद है कि अभी नहीं हुआ। मैं तो उस वक्त जून में भी कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह नहीं बनाए जाते, ठेकेदार इसको नहीं बनाते जैसे हमारे ज़हनों में कोई कल्चर है। न्यूक्लियर प्लांट जो है वो पर्पस बिल्ट होती है, उनकी कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज्ड मेथड होते हैं, वेल डग इनटू ग्राउंड होते हैं और सिर्फ एयर अटैक अगेंस्ट ही बनाए जाते हैं। लैंड और नेवल फोर्सेज ने तो अटैक नहीं करना होता किसी न्यूक्लियर प्लांट पर, वो एयर से ही अटैक होना होता है। और डे 1 से हम ईरानियंस को पता था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा। तो इस तरह उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये कामयाब नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जाहिर बात है वो अपने लोगों को उन्होंने कुछ तो दिखाना है कि इतनी बड़ी फोर्स है। B2 हमने उठाए थे, बहुत डिफरेंट बेसिस से हम लेकर आए थे और कितना हमने मैसिव डिस्ट्रक्शन की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही हो रहा है। तो ये कोई भी मुल्क नहीं करता। और जैसे मैंने अर्ज किया कि जज ज्यूरी और सारा कुछ अगर आप खुद ही हैं तो फिर ईरान कैसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। यूक्रेन की मिसाल हमारे सामने है, जब उसने अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर किए थे और आज आप देख लें क्या हालात है, इतने अरसे से जंग हो रही है और कोई मेजरेबल रिजल्ट अभी तक वो अपने हक में नहीं ले सकते। लेकिन चिश्ती साहब, अमेरिका या इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से खाइफ क्यों है और वो क्यों कह रहे हैं बार बार के जो बैनुल बरआज़मी मिसाइल प्रोग्राम है उससे पीछे हटें? क्योंकि जो जौहरी प्रोग्राम है उसमें तो ईरान भी कहता है कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कुव्वत जो है ईरान की, उससे वो खाइफ है। इजराइल खास तौर पे खाइफ है और अमेरिका बार बार, उनके वजीर खारजा ने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है। क्या वो डरते हैं कि कहीं वाशिंगटन हिट ना हो जाए, कहीं तेल अवीव हिट ना हो जाए, या कहीं इजराइल सफा इस्तीसना मिट जाए अगर उन पर हमला किया तो? देखिए मियाँ साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको ये इस तरह देखिए, इस तनाजुर में देखिए कि ईरान की अपने सेल्फ डिफेंस में या अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए या किसी नेगोशिएशन टेबल पर बेहतर बारगेनिंग के लिए उसके पास यही वाले जो मिसाइल्स हैं वही हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जाहिर है अगर पिछली जो जंग हुई थी जून में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान हुई थी, अगर मैं अमेरिका को निकाल दूं थोड़ी देर के, वो तो सुपर पावर है, ईरान और इजराइल के दरमियान अगर किसी मुल्क का भरम टूटा था तो वो इजराइल था, ईरान नहीं था। क्योंकि ईरान की तो एक कमजोर फौज थी, हमें पता था उसका एयर डिफेंस ना होने के बराबर है या कम है बहुत, हमें पता था उसकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, हमें यह भी पता था कि उनकी मिलिट्री का कोई कंपैरिजन है ही नहीं इजराइल के साथ, जिसको तकरीबन $285 बिलियन पिछले 78 सालों में मिलिट्री एड में अमेरिका ने दिया है, नंबर 1 मुल्क पर। जिसके नंबर 2 पर जो मिलिट्री एड अमेरिका ने किसी को दी है वो इजिप्ट है, 50 बिलियन सिर्फ 285 बिलियन के मुकाबले में। तो इतनी बड़ी गैप के बावजूद ऐसे मुल्क का मिसाइलों से हिट हो जाना जो ईरान ने फायर किए थे,
और जो ईरान ने फायर किए थे उसको बहुत चैलेंजेस थे, उसको पर्शियन गल्फ में इंटरसेप्शन मिली थी, इराक के ऊपर से, जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हुए, फिर रेड सी के ऊपर से गुजरते हुए, फिर इजराइल के अंदर एंटर होते, उसके 5 अपने एयर डिफेंस थे उसके, हम सारे कई दफा जान चुके हैं, फिर भी पहुंच गए। ये मैटर नहीं करता कि 100 में से 20 मिसाइल पहुंचे हैं या 10 पहुंचे हैं या 90 पहुंचे हैं। आपने ये साबित कर दिया कि इजराइल हिट हो सकता है और उसकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और उसका एयर डिफेंस नेटवर्क ब्रीच हो सकता है। यही काफी बड़ा मैसेज था और उसी से वो जाहिर है इजराइल बुनियादी तौर पर घबराता है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अमेरिका पर हमला नहीं करेगा ईरान उन वैलिड, जो उनके लिए वैलिड वो समझेगा। मैं वैलिड इसलिए कह रहा हूं कि जब ईरान पर अमेरिका हमला कर देता है तो वो हर टारगेट जो उसके सराउंडिंग में अमेरिकी इंटरेस्ट का है या अमेरिकी बैक्ड है, वो लेजिटिमेट टारगेट समझेगा ईरान उसको। और जैसे मैं पहले भी शायद बता चुका हूं और दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अमेरिका के अपनी सरजमीन से बाहर तकरीबन 702 एयर बेसेस और सैटेलाइट्स और स्टेशंस हैं जिन पर वो ऑपरेट करता है। 702, अगर 702 के तमाम लेजिटिमेट उसके लिए हो जाएंगे और उसमें से बहुत सारे गल्फ एरियाज के अंदर भी हैं, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका को एक एम्बैरेसमेंट बहुत होगी। और मैं कल भी शायद मैं बात कर रहा था और आजकल मैं अपने डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल के लिए भी एक बना रहा हूं और उसमें मैं यही उसका टाइटल भी ये रख रहा हूं कि व्हाई यूएस इज नॉट अटैकिंग ईरान। उसकी वजह यही है कि उसकी प्राइस, अमेरिका का अगर भरम टूट गया सुपर पावर का, तो बहुत बड़ी कीमत है जो लोग माफ नहीं करेंगे उसके। जी सर, और आखिरी सर बिल्कुल यही खौफ है जी, एक मिनट मियां साहब, यही खौफ है। दूसरी जानिब सर, कल जो है वो शी जिनपिंग और सदर ट्रंप की बात हुई और चाइनीज सदर ने बड़ा सख्त पैगाम दिया उनको कि ताइवान की तरफ जो है वो नहीं देखना, ना उनको फैसला जो है वो देने के लिए मोहतात हो जाए अमेरिका। इसको किस तनाजुर में देखते हैं सर? दूसरी ये भी खबर आई है कि जब ड्रोन जो मार गिराया है वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस ने, जो उन्होंने दावा किया ईरान का, तो उन्होंने अपने हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया था, अपनी डाटा ले लिया था। और यहाँ तक खबर आ रही है जिसकी तस्दीक कीजिएगा कि ये खबर ऐसी खबर जो है वो हो सकता है ऐसा कि ईरान ने वहाँ पर F-35 को नुकसान पहुँचाया हो, और ये भी खबर आ रही है कि उनका पायलट भी पकड़ा हो या F-35 जो है वो नुकसान उसको पहुँचा। ऐसा मुमकिन है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है ऐसी? जो शीपिंग का आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल उन्होंने अमेरिका को ठीक एक क्वेश्चन या वार्निंग दी है कि अमेरिका कहीं एक न्यू नॉर्मल ना समझ ले कि किसी भी मुल्क पर वो जाकर, जैसे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के ले गए या किसी मुल्क के हक में वो कम बैक करते हैं या इस तरह की किसी हरकत से उन्होंने जाहिर है डिटर किया है कि इसको नॉर्मल ना लिया जाए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी F-35 उनकी रेंज में है। जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, ये ऑलमोस्ट इतनी दूर 8,500 किलोमीटर से उसको डैश कराया गया जब इसको मैसेज दिया कि कल पहुंचो, और वो तकरीबन 8 दिनों में पहुंचा है। और उस पूरे के दौरान उस पर 10 F-35 जहाज हैं और बहुत सारे F-18 हैं, AEG-18 है जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स है, हॉकाई E-2C है। अच्छा चिश्ती साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त कम है। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। आपने कहा 702 बेसिस हैं। एक ज़माना था कि ये दुनिया पे लूट खसूट, जिस तरह आपको याद होगा जनरल स्मेडले बटलर की जो किताब है, उसने कहा था कि अल कपून ने क्या लूट मार करनी है जो मैंने अमेरिकी रूलिंग क्लास के लिए की थी, अगर आपको याद हो तो। अब बात यह है कि ये जो इनकी 702 बेसिस हैं, चाइना की तो कोई बेस नहीं है और वो तेज़ी से माशी फतूहात करता चला जा रहा है। और ये जो 702 इनके गले में पड़ गई हैं और आज वो सबसे बड़ा मकरूज मुल्क भी है और इसको मेंटेन करने के लिए कभी टैरिफ लगाता है, कभी दोस्ती करता है, कभी दुश्मनी। डोंट यू थिंक नाउ इट्स अ लैग ऑन अमेरिकन इकॉनमी? और जो उसका जवाल हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही वजह बन गया जो उसकी लूट मार का जरिया था किसी ज़माने में 702 बेसिस। काजी साहब, जितना आप स्प्रेड करते हैं ना, उस पर 2 आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, ये आप पर चैलेंजिंग हो जाता है। एक, आपको उनको मेंटेन करना पड़ता है और उतने ही ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं। जितना आप अपना फेस अपना फैलाएंगे दुनिया में, उतना ही फेस लोगों के लिए अवेलेबल होगा हिट बैक करने के लिए। बड़ा सिंपल बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि मिलिट्री माइट है, एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल में अर्ज करता हूँ आज आपको। शायद मैं पहली दफा ये बात कर रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा था या रिसर्च अपनी में कंक्लूड कर सका हूँ अब तक। देखिए, आज अगर दुनिया को 30 या 40 सालों के लिए पुरअमन होने की गारंटी दे दी जाए किसी वजह से, हाइपोथेटिकली, कि एक रूटीन चल रही है, छोटी मोटी टेंशन, बट ग्लोबली सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी ताकतें पुरअमन रहती हैं, तो अब जाइए 30-40 के बाद, साल के बाद सुपर पावर कौन सा मुल्क होगा? कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर? वो चाइना होगा, क्योंकि वो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि उसकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता और कोई रोक नहीं पा रहा। इसी वजह से तेल पर भी कब्जा किया जा रहा है, मिनरल्स पर भी किया जा रहा है, ग्रीनलैंड पर भी नजर रखी जा रही है, बगराम एयरबेस भी है।
ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गेम है जिसके अंदर दुनिया में क्योस, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी पैदा किए रखी जानी उनका मकसद है। और अगर इनसिक्योरिटी होती है, क्योस होता है, तो किस मुल्क को हिट होता है सबसे ज्यादा? चाइना को होता है नेगेटिवली, चाइना को होता है नेगेटिवली, अमेरिका को होता है पॉजिटिवली। अमेरिका असला बेचेगा उन मुल्कों में जो जो लड़ेंगे आपस में, जो जो अलायंसेस बनेंगे, जो जो ग्रुप बनेंगे, वो डील्स करेगा उनके साथ। वो फिर नहीं, तो आप चिश्ती साहब माफी चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का मुस्तकबिल दुनिया की बर्बादी में है, अगर दुनिया बच गई तो शायद अमेरिका ना बचे। इफ आई हैव टू रीफ्रेज इट और इंटरप्रेट इट। सर, अमेरिका सबसे बड़ा मिलिट्री वॉर मेकिंग मशीनरी का सबसे बड़ा मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उनकी इकोनॉमी में डिफेंस जो प्रोडक्शन है या मिलिट्री हार्डवेयर है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, ये देखिएगा एक रहनुमाई और टाइम थोड़ा है ताकि ये भी रहनुमाई ले लें। मैं एक ईरानी सहाफ़ी को सुन रहा था जो कि इंडियन मीडिया से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम बहुत दफ़ा जो है हमें कुछ जल्जला जो है वो महसूस हुआ जो कि 3 और 4 ग्रेड का था। उसमें वो अपने तौर पर इत्मीनान में कह रहा था कि शायद ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका है और उन्होंने तजर्बा भी कर लिया हुआ है कि ऐसा कुछ सरप्राइज आ सकता है किसी मुल्क की तरफ से या ईरान की तरफ से कि उन्होंने एटमी कुव्वत वो बन चुके हों, अभी बताया ना हो, या वो तजर्बा जो है वो इस तरह के धमाके ना किए हों जिसमें किसी को मालूम ना हो। दूसरा, ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने चाइना से मदद मांगी है और उनसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज जो हैं वो मांगे हैं, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उड़ाएगा कौन? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये इन्होंने न्यूक्लियर धमाके किए होते तो अमेरिका जरूर AEI इंटरनेशनल एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के जरूर पता करवाता और एक और उसको मेन रीजन बना लेता। नंबर वन, ईरान का एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है जिसके अंदर मैं मोस्ट लाइकली इस वजह से नहीं इस तरह कन्विंस, इस वजह से कि उनके टॉप 19 साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया था, ढूंढ के एक बचा था, उसको उनके गांव में जाकर मारा था जून में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बैकअप उनके पास होगी कि वो कर सके, ये मेरा मानना ये है। जो आपका दूसरा सवाल का पोर्शन है कि ये इस तरीके से, जिस तरीके से ईरान कर रहा है, या इतना बड़ा धमाका कर दे या उसको डिटेंस कर दे, मेरा ख्याल है कि ये नर्व की गेम हो रही है ओवरऑल। यानी मैं इसको कहता होता हूं कि ब्रिंकमैनशिप ये स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब है कि जब हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप खौफजदा होते हैं तो सबसे पहले आपकी आंख की पुतली झपकती है डरने के डर से, तो ये ब्रिंकमैनशिप की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि पहले आंख कौन झपकता है। ईरान कहता है कि हमारे पास इतने सरप्राइजेस हैं, वो एक नहीं है, मुझे लगता है और डेफिनेटली सरप्राइजेस हैं। ड्रोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उन्होंने की है। आने वाले वक्तों में अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर जरा सा भी करीब लाते हैं या ऑफेंस पोस्चरिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि ईरान सरप्राइज सैचुरेशन के जरिए कर सकता है। ओवर सैचुरेशन का मतलब यह है इतनी मल्टी डायरेक्शनल अटैक, सब सरफेस, अंडर सरफेस, ऑन लैंड, एयर, सबसे उस साहब आपने बड़ी सराहत और बलागत के साथ जो है वाजे किया और बड़ी तस्वीर बड़ी आप वाजे बनाते हैं जब भी आपसे मिलता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन।